एक बहुत बड़ी अपराइजिंग शुरू हो चुकी हुई है और लोग सड़कों पर हैं, लोग घर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी गवर्नमेंट बार बार उनको बोल रही है कि भाईजान आर्मी का चीफ ने अब गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली, वो कह रहे हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं, प्लीज़ बैठ के बात करें, बैठ के बात करें। मगर अब नौजवान जो हैं वहाँ के वो सुनना नहीं चाह रहे। ऐसी एक और वीडियो में आपको I cannot believe my eyes right now. The whole of Parliament is on fire. People are dancing. None of it is left. Look at it. The whole building is burned through. People holding Nepali flags on top of the fire engines. नेपाल के अंदर मास प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट के व्हीकल्स को वो आग लगा रहे हैं। See the smoke from all those vehicles. देख सकते हैं कैसे बंदे का जो है, कितने लोग फ्यूरियस हैं और कितने लोग गुस्से के अंदर हैं। वैसे ही ये मैं आपको जो तीसरी फुटेज दिखा रहा हूँ, ये नेपाल की पार्लियामेंट की फुटेज है। एंड आप देख सकते हैं कि किस स्केल पे उन्होंने पहले पॉलिटिशियंस को वहाँ से निकाला है मार मूर के, और फिर उन्होंने बिल्डिंग को आग लगा दी है। सो एंड अभी अच्छा हमने एक ओपिनियन सुना कि मे बी ये सोशल मीडिया और फेक अकाउंट्स और बॉट्स जो हैं वो कर देते हैं, मगर आई थिंक कि नेपाल के लोगों की स्ट्रगल जो है वो जेन्युइन थी, ओरिजिनल थी, और उनके ऊपर एक टिरनी का सिस्टम, ये सिर्फ नेपाल का किस्सा नहीं है, ये बहुत और भी एशियन और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ का किस्सा है। क्योंकि डिक्टेटरशिप जो है वो एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, मसला बन चुका हुआ है इनके अंदर। क्योंकि एक डिक्टेटर जो है वो कभी भी सुनता नहीं है अपनी आवाम की, ना ही वो अपने किसी बंदे की कोई बात सुनता है। डिक्टेटर को जो सही लगता है वो वही करता है। इस वजह से अक्सर औकात आप देखते हैं कि काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर बोलने के ऊपर पाबंदी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप साथ दो तो उसके ऊपर पाबंदी है। ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे आप एक दिन तो किसी चीज़ को सबसाइड कर लोगे, 2 दिन तो कर लोगे, मगर ये एक प्रेशर और वॉल्केनो, एक लावा है जिसको कोई भी रोक नहीं सकता। और ये हमारी पाकिस्तानी अब क्योंकि ये सारा नेपाल के अंदर हो रहा है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ भी लोग इशारा कर रहे हैं कि भाईजान आप लोग देख के इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझ जाओ। ये ना हो कि जितनी आवाम, क्योंकि अभी फ्लड आया है और फ्लड की वजह से हमें ये पता चला है कि पाकिस्तान की 50% आवाम पॉवर्टी की लाइन से नीचे चली गई है। पॉवर्टी की लाइन से नीचे जाने का मतलब ये है कि आपके पास 2 टाइम खाने का नहीं है। और फिर ऐसे केस के अंदर, क्योंकि लोगों की सारी फसलें पता नहीं 60% चावल ज़ाया हो गए हैं, 30% वीट ज़ाया हो गई है, और बहुत एक मास स्केल के ऊपर लोगों के जानवर भी, जो भी मवेशी थे, वो भी सारे ख़त्म हो गए। तो ये सारे सिनारियो देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि हालात तो कहीं भी अच्छे नहीं हैं। तो क्या गवर्नमेंट्स जो है वो आवाम का साथ दे रही हैं, या गवर्नमेंट्स ऑन द अदर हैंड आवाम को और रिप्रेस कर रही हैं और अपने जो है वो आइडियोलॉजीज़ और अपने सोच को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ। दिस इज़ अ फ़ोटो ऑफ अ पुलिस मैन who has joined the protest in Nepal. Some policemen have joined the side of protest in Kathmandu, Nepal. So you can clearly see the policeman is also with the protesters. And this is another post that I'm showing you right now. और इसके ऊपर लोगों ने बैनर पकड़ा हुआ है, The time is now, wake up Nepal, Gen Z, Nepo baby. Wake up Nepal, unmute your voices. And उन्होंने जो है अपने लीडर्स के शक्लें जो हैं वो लगाई हुई हैं वांटेड की लिस्ट के ऊपर। एंड द पोस्ट इज आफ्टर इंडोनेशिया, Nepal is also using the straw hat flag as a protest against corruption. और ये एक और व्यू है which is showing Nepal ki parliament, and it is less than 48 hours Gen Z protest in Nepal did the following: burn down multiple politicians' houses, increase the protest even during curfew
and firing around multiple cities, made the Prime Minister resign, enter the parliament, and burnt it. This is the generation that doesn't forgive, doesn't forget. So finally, we're seeing, और मगर revolution जो है आना एक बात है, मगर ये फ्रेंच जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कहा कि revolution तो आ जाती है, मगर थोड़ी देर बाद जो लोग पावर में आते हैं वो वही एग्जैक्ट चीज़ें रिपीट करते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड पावर जो है वो इट ब्लाइंड्स यू इन अ वेरी बैड वे, कि आपको फिर लोगों का, आवाम का जो है मैंडेट या आवाम का जो सोच है उसका आपको ख्याल नहीं होता, आप अपनी चीज़ पे आ जाते हो. तो रेवोल्यूशन के लिए एक लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है, और रेवोल्यूशन आ गई है उसके बाद क्या प्लान है ये होना बहुत ज़रूरी है. मगर द वे थिंग्स आर लुकिंग राइट नाउ, क्योंकि ये जो नेपाल के पॉलिटिशियंस थे ये अपनी तरफ से जो है ना खुदा बन के बैठे हुए थे, मगर आपको पता है कि सुबह के टाइम वो सारा कुछ उसके अंडर था, पूरा मुल्क उसके अंडर था, मगर शाम को उसको फ़्लाइट लेके मुल्क छोड़ के भागना पड़ा. And people are also making fun, Godi media. So Nepal youth को जो है ना उन्होंने इंटरव्यू किया, and he says, ये the guy in this picture. So the guy says, we want someone like Modi to lead our country. The oil government was so corrupt, enough is enough. और रिपोर्टर कहते हैं, what are you saying Nepal should have someone like PM Modi as the prime minister? और यूथ बोल रही है, yes, if Modi were Nepal's prime minister, Nepal would have become world's #1 country. That's the thing. जी जी बोले. यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा है. जो इमोशंस हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे ये करप्ट पॉलिटिशियंस जो कि साल से लोगों को का इस्तेसाल भी कर रहे हैं, अपने आवाम की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं कर रहे, और जो पावर के साथ चिपके हुए हैं. तो गुस्सा तो आवाम में होता है. पाकिस्तान में भी बहुत सारी आवाम जो है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ख़िलाफ़ जज्बात रखती है. इस तरह से बांग्लादेश में आपने देखा क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, उसके बाद आपने ख़ुद अभी जिक्र किया कि बशारुल असाद के साथ सीरिया में क्या हुआ, और लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ क्या हुआ. सो ये सारी एग्जांपल्स जो है ना, इसके पीछे हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि बहुत सारी जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो आवाम खड़ी होती है, सड़कों पे निकलती है, वो जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इनमें से ऐसे भी हैं जो ऑर्केस्ट्रेटेड होते हैं, जिसमें बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस के हाथ होते हैं. उन्होंने उन ममालिक में NGOs का एक जाल बिछाया हुआ होता है, और उस NGOs के जाल के थ्रू वो फेसबुक और ट्विटर और ये सारे ट्रोल हाउसेस बनाते हैं, और फिर वो ट्रोल हाउसेस जो अंडरग्राउंड काम कर रहे होते हैं, फिर वो उनको इतना ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, इतना उनके साथ वो हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं कि वो उन लोगों को किसी भी पॉइंट पर सड़कों पे निकालने के लिए उनके अंदर पावर आ जाती है, और फिर उसकी लीडरशिप जो है वो उनकी चुनी हुई लीडरशिप होती है. फॉर इंस्टेंस अगर आपको मैं सूडान का एग्जांपल बताऊं कि सूडान में जब प्रोटेस्ट हुए थे वहाँ पे उमर अल बशीर के ख़िलाफ़, तो एक औरत थी जो कि लीड कर रही थी सारे प्रोटेस्ट को, और वो डेली किसी ट्रक के ऊपर खड़े होकर अपनी वीडियो भी उसकी बन रही होती थी, और पूरी इंटरनेशनल मीडिया में उसका वीडियो भी चल रही होती थी. और जैसे ही उमर अल बशीर अपने पावर से उतर गया, अपनी सीट से उतर गया, उसके बाद ना वो प्रोटेस्टर दोबारा उस दिन के बाद कहीं पे नज़र आए, ना वो औरत नज़र आई, और ना ही वो पूरा जो सिस्टम और वो लेकर आना चाह रहे थे, और सारा कुछ यही एग्जैक्टली चीज़ लीबिया में मुअम्मर गद्दाफ़ी के ख़िलाफ़ हुई. यही इनको कहते हैं कलर रेवोल्यूशन, और ये बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में ये आ चुकी है. और इसीलिए हमेशा यानी हमें क्रिटिकल होना चाहिए इससे पहले कि हम किसी भी प्रोटेस्ट को और गवर्नमेंट के रिजीम चेंज जिसमें होती है उसको आप लेबल कर दो कि हाँ ये बहुत अच्छा हुआ. उससे पहले हमें ज़रूर एक क्रिटिकल एंगल से देखना चाहिए. और स्पेशली मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा यानी खार खाए बैठा था, डसा हुआ बैठा था, क्योंकि कुछ ही अरसे पहले श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट हुए वो भी नाकाम हुए, और वहाँ पर भी प्रो चाइना गवर्नमेंट पहले भी थी और अभी भी है.
इसी तरह मालदीव्स में प्रो चाइनीज़ गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने इंडिया से बोला कि अपने फ़ौजियों को, अपने जहाज़ों को यहाँ से निकाल दो। फिर उसके बाद बांग्लादेश में क्या हुआ कि हसीना वाजिद जो उनकी बहुत ही पेट किस्म की लीडर थी और हर अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की मर्ज़ी के मुताबिक चलाती थी, वो उसके ख़िलाफ़ भी हो गया। तो इंडिया को फ़ील हो रहा था कि मैं टोटली आइसोलेटेड हूँ यहाँ पर, और मेरी जो होल्ड है, बिकॉज़ इंडिया की जो इम्पीरियलिस्ट एम्बिशन है वो तो ये है ना कि पूरा साउथ एशिया सिर्फ उसकी मर्ज़ी के साथ चले। सो हमें क्रिटिकल होकर, मगर हमें ये नहीं लग रहा कि इंडिया की बारी नेक्स्ट है, क्योंकि जैसे ही That's the नेपाल thing. के प्रोटेस्ट हुआ है तो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी का नंबर नेक्स्ट है। और अभी मैं आपको एक फुटेज भी दिखाऊंगा कि इंडिया के अंदर जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसको नेपाल के नाम पे उस प्रोटेस्ट को क्रश किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और बहुत बुरे हालात है इंडिया के अंदर भी। इंडिया ने, मोदी ने एक्चुअली फड्डा ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसकी वजह से अब कांग्रेस के लोग, इवन राहुल गांधी ये कह रहा है कि मोदी के दिन बहुत थोड़े रह चुके हैं। तो अब हमने नेपाल में तो देख लिया है इतनी अच्छी कलर रेवोल्यूशन, मगर जब इंडिया के अंदर अगर एक रेवोल्यूशन आ जाए और मोदी जैसे एक फैनेटिक साइको बंदे को उतार दिया जाए तो क्या ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। फुटेज है, दिस इज़ द फुटेज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर जिसने पूरे नेपाल के, जिसने पूरे मुल्क को, खजाने को लूट लिया उसको उन्होंने नाले के अंदर फेंका है और ऊपर से ऊपर से वो चीज़ें मारे और उसको पहले अच्छा खासा मार के उन्होंने जो है ना डंडू से मार के और ऐसे लगता है कि वो बेहोश है। Another video of the brutal lynching of Nepal's finance minister has surfaced online. पता नहीं, आई होप कि वो जिंदा है नहीं, मगर ऐसे उसने एक बंदा जो पूरा खुदा बन के बैठा हुआ है कि वो उसने अपने आप को, अपनी फैमिली को कितना मिलियनियर बिलियनियर स्टेटस पे पहुंचा दिया, मगर एट द एक्सपेंस ऑफ वर्ल्ड के पूरी कंट्री, पूरा मुल्क जो है इसने यार कमाल बनाया हुआ है। पॉइंट इज़ कि यही हमारी लीडरशिप है। सारे इवन अभी हम लोग सऊदी अरेबिया और कतर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कतर के ऊपर इजराइल ने अटैक किया है और कतर का कोई जवाब देने का मूड नहीं है, कहते हैं कि मार दो हमें। तो यही बात हमने डिस्कस आज के जो लीडरशिप है उसके लिए प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक भी बंदा जो गवर्नमेंट में आ जाता है उसको कभी दिल नहीं चाहता कि अपनी कुर्सी छोड़े, और फिर उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसको इन पावर आना या रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अवाम क्या सोच रही है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके जो आका है, उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है या उसका जो मिलिट्री है या उसके जो फॉरेन पॉलिसी जहाँ से डिक्टेट होती है, क्योंकि यूजुअली अमेरिका फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करता है। तो अमेरिका को ये नहीं पसंद कि कोई बंदा ऐसा जो खुद गर्ज हो, जो कि अपने मुल्क के लिए, अपने आप के लिए अच्छा चाहता हो, वो गवर्नमेंट में आए। उनको एक पपेट चाहिए। हमेशा से अमेरिका अपने पपेट जो है ना गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स इंस्टॉल करता रहा है डिफरेंट दुनिया के लोकेशंस पे, और हिस्ट्री के अंदर हमें 1000 ऐसे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। मगर आप एक लिमिट तक प्रेशर कर सकते हो अवाम को। आपने पपेट रजीम लगा दी, वो आके जो है जो बंदा कोई उनके खिलाफ बात करे उसको जो है जेल में डाल दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, 100 चीज़ें वो करने के लिए तैयार होते हैं जस्ट कि वो अपनी पावर का नशा और इक़्तिदार का नशा ना छोड़े। और फिर जब इक़्तिदार का नशा ख़त्म होता है तो अभी आप देख रहे हैं कि वो बेचारा नदी के अंदर गिरा हुआ है और उसको कोई बचाने वाला नहीं है। और ऐसे ही हम लोग जेन जी की एक वीडियो देख रहे हैं, नेपाल का ये लड़का है जो कि डांस कर रहा है तो ये उन्होंने पार्लियामेंट जला दी है और पार्लियामेंट के बाहर उसने अपना पूरा टिकटॉक डांस, जेन जी इन नेपाल मेकिंग डांस वीडियो रील्स after burning the parliament so how funny is that। तो टिकटॉक वीडियोस भी अब उन्होंने बना लिए बच्चों ने, और ये प्रोटेस्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ये अभी जब हम इंडिया की हम बात कर रहे थे, ये हम फुटेज देखते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर,
इंडियन मीडिया जो कि नेपाल के अंदर प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि आप लोग भी मोदी जैसी गवर्नमेंट आपको चाहिए, मोदी जी आपके प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, तो उनको उन्होंने मार मार के और उनको कैसे वो जलील कर रहे हैं नेपाल के यूथ, और वो बेचारे चीख रहे हैं कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। इनको भी सुना है कि इंडियन रिपोर्टर्स को भी काफ़ी मारकूट पड़ी है नेपाल के अंदर। और द फैक्ट रिमेनिंग कि इंडिया जो है वो अपने सारे नेबर्स के साथ बुरे रिलेशन में है, वो पाकिस्तान, चाइना, वो जो है बांग्लादेश के साथ हमेशा बुरे रिलेशनशिप में रहा है। अगर इंडिया जो है पॉजिटिव रोल प्ले कर ले तो क्या मसला है मोदी जी को? तो anyways, this is another footage of the devastation. This is the parliament that is burning down, and look at the amount of smoke and the amount of people. इंडिया की भी है, इंडिया की नहीं है, मतलब ये कुछ है फोटोज इसमें। इस बात का आप क्या सोचती है कि पाकिस्तान को क्या और इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव आपको लगता है कि इंडिया में भी एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा है और शायद मोदी जी को भी ऐसे ही भागना पड़े रातों रात जहाज़ लेके? लाइक वही बात ये है कि पहली बात जो आप बार बार कह रहे हो मुझे बड़ी पसंद है कि वो कहते हैं कि नाइट द मॉर्निंग आफ्टर द नाइट ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी आपने खून बहा दिया, आपने जंग कर ली, आपने प्रोटेस्ट कर लिए, आपने जो सिस्टम है उसको गिरा दिया, लेकिन उसके बाद अगले दिन सुबह अब जो ये नई खेती है इसको चलाना कैसे है, अब इसको करना क्या है इसका, तो ये तो जेन ज़ी को नहीं ना पता था कि अब अगले दिन जब सुबह होगी तो फिर करना क्या है। और इनफैक्ट मैंने आज आते हुए ये न्यूज़ भी पढ़ी है कि वहाँ पे जो आर्मी है उन्होंने कर्फ्यू और मार्शल लॉ लगा दिया हुआ है, और आर्मी जो है वो पूरे काठमांडू और जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर वो पहरे दे रही हैं, और जेन ज़ीज़ को जो है ना उन्होंने घरों में भेज दिया है। दैट मीन्स कि रेवोल्यूशन एबडक्ट हो चुकी है। रेवोल्यूशन का मकसद क्या सिर्फ ओली को हटाना था? प्रोटेस्ट जो कि एक इतना बड़ी चीज़ होती है, मतलब मैं इमेजिन करती हूँ कि एक कौम जो मतलब डेली आपको पता है ना, सुबह उठते हैं हम तो फिर हम पहले नाश्ता करते हैं, फिर अपने कॉलेज स्कूल जाना है, या किसी ने नौकरी पे जाना है, या किसी ने अपनी रोज़ी कमाने जाना है, वो सारा जो सिस्टम है जिसके बगैर उसका सर्वाइवल नहीं है, उस सब सिस्टम को छोड़कर एक दिन के लिए वो लोग सड़कों पे आते हैं। तो ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो वो सब करने के बाद उनको ये नहीं पता कि नेक्स्ट डे होना क्या है। सो ये एक बड़ी डेंजरस चीज़ है, और इसी चीज़ के लिए मैं समझती हूँ कि ये इसके पीछे एक कलर रेवोल्यूशन का भी हो सकता है। साइंस जो है इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि ये कलर रेवोल्यूशन थी, बिकॉज़ जो नेपाल है उसके लिए उसमें इस वक्त जो गवर्नमेंट थी ओली की, वो प्रो चाइना गवर्नमेंट थी और प्रो पाकिस्तान यानी फ्रेंडली टू पाकिस्तान गवर्नमेंट थी, और इंडिया वाज वेरी वेरी अनहैप्पी कि ये जो ओली की गवर्नमेंट है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो इस सूरत हाल में सोचा जा सकता है कि कोई मे बी इंडिया और मे बी इवन द US उन्होंने इम्प्लांट किया, बिकॉज US इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू हार्म टू चाइना ऑल द टाइम। तो हो सकता है उन्होंने ये काम किया हो। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो ना मोदी की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इंडिया इतना बड़ा हाथी है ना, एलिफेंट की तरह से इसको तशबीह दी जाती है। इवन SCO जब हो रहा था तो जी जिनपिंग ने कहा था कि ड्रैगन और एलिफेंट की दोस्ती हो सकती है, तो इंडिया को वैसे भी एलिफेंट किससे तशबीह दी जाती है। तो ये जो इतना बड़ा हाथी है ये पहले ही संभाला नहीं जा रहा मोदी जी से और इनकी कांग्रेस से, क्योंकि जो 7 सिस्टर्स हैं मैं आपको बताती रहती हूँ जो कि बांग्लादेश के दूसरी तरफ हैं, उनमें से हर एक के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, बड़ी एक्टिवली चल रही है। फिर जो पंजाब है सिखों वाला, वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट बड़ी एक्टिव चल रही है। फिर नीचे साउथ में तमिलनाडु और इस तरह के 1-2 और जगह हैं जहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती रहती हैं। और फिर एक पूरा कॉरिडोर जिसको रेड कॉरिडोर कहते हैं ना, इंडिया का जो वेस्टर्न पूरा बेल्ट है बहुत चौड़ी, वो रेड कॉरिडोर कहलाती है, और वो माओइस्ट सेपरेटिस्ट मूवमेंट
वहाँ पे चल रही है बहुत दिहाइयों से, और वो वहाँ पर तो ये हालात हैं कि इंडियन आर्मी और या पुलिस दोनों में से वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, और वो पूरी बेल्ट जो है ना वो उन लोगों ने खुद ही वो उसको कंट्रोल करते हैं, खुद ही उसको चलाते हैं, और इनकी अगर फ़ौज का कोई ट्रक या पुलिस का कोई वैन अंदर एंटर हो तो उस पर हमला करके उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इंडिया इज़ लाइक राइप फॉर सेपरेटिज्म, एंड इंडिया इज़ राइप फॉर प्रोटेस्ट लाइक दिस, एंड एनीथिंग कैन हैपन। अगर कोई चाहे तो ये सब कुछ इंडिया के साथ बहुत इजीली हो सकता है। इसी पॉइंट को मैं ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए फैज़ान चेंज किया, हाँ, इसी पॉइंट को मैं ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कैन वी सी द वीडियो? Yes. So the post says any student protest anywhere in India will now be linked to Nepal and Bangladesh by the media. तो ये इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है जी, और उनको डंडों से बेचारे लोगों को मारा जा रहा है, और ये आप देख रहे हैं What is it doing? पंजाब That's why, पुलिस पंजाब पुलिस इधर भी है उधर भी है। and that's the thing about Pakistan and India कि गवर्नमेंट्स इतनी स्ट्रांग है माशाल्लाह कि बड़ा मुश्किल है इनको टॉपल करना, बिकॉज बहुत अच्छा वेल ट्रेन्ड पुलिस एंड वेल ट्रेन्ड वेल ट्रेन्ड या टेररिस्ट पुलिस मेक सम नॉइज फॉर पंजाब पुलिस। तो पॉइंट इज कि नेपाल को देखे देखे और बांग्लादेश को देखे देखे जो दोनों बहनें हैं इंडिया की, तो इंडिया वालों को भी अब जोश चढ़ा है कि हमारे देश में भी तब्दीली आएगी मोदी जी जाएंगे तो वी होप हर कंट्री को एक ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है जो कि आवाम के साथ हो, जो कि आवाम की बात सुने। जब आप इतने डिस्कनेक्ट हो जाए अपनी आवाम से, तो फिर आई गेस कि कोई ना कोई तो एक बॉइलिंग पॉइंट आता है और पता नहीं चलता। एट द एंड हिटलर को जब वो बिल्कुल हार गया था, तभी उसको ये लगता था कि मेरा एक प्लेटून पूरी जो है ना वो पहाड़ के पीछे खड़ी हुई है, और अभी तो ये मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं अमेरिकी और रशियन सोल्जर्स, मगर मैंने एक कॉल करनी है और वो प्लेटून आ जाएगी पहाड़ की दूसरी तरफ से मुझे बचा लेगी। तो ये एक आपको कैसे बताया जाए कि एक एंड मोमेंट तक भी अगर आपके पास इतनी इंटेंस पावर हो तो आपको कभी यकीन नहीं हो सकता। ऐसी एग्जांपल रोमेनिया का प्रेसिडेंट था जिसके बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था महल के, और वो बहुत ही अमीर और बहुत ही वो अपनी बात मनवाने वाला और लोगों के ऊपर जुल्म करने वाला, और उसने अपने वहाँ फायरिंग करवा दी सीधी सीधी। तो लोग जो है वो पूरे रोमेनिया से खड़े हो गए और उन्होंने लाइव टीवी के ऊपर उसको फांसी लगाई, और वो जब इतने ज़्यादा लाखों के तादाद में लोग इकट्ठे हो गए फायरिंग होने के बावजूद भी, लोगों के मरने के बावजूद भी, तो उससे ये कहा गया कि आप प्लीज़ जो है ना हेलीकॉप्टर में बैठे, महल के ऊपर हेलीकॉप्टर था तो आप निकल जाए। और वो हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ के निकला, मगर क्या हुआ कि 10 मिनट बाद पूरे जो रेडियो कम्युनिकेशन और एयरपोर्ट की जो कम्युनिकेशन होती है वहाँ से आ गया कि सारी फ़्लाइट्स ग्राउंड कर दी जाए। अभी इस टाइम पे कोई भी फ़्लाइट अगर जहाज़ उड़ा हुआ या हेलीकॉप्टर उड़ा हुआ तो उसको हम फ़ौरन शूट डाउन कर देंगे। तो हेलीकॉप्टर का जो पायलट था उसने बड़े आराम से हेलीकॉप्टर नीचे लैंड किया, प्रेसिडेंट को कहा कि प्लीज़ आप बाहर निकले, उसकी बेगम को कहा कि आप प्लीज़ बाहर निकले, और वो हेलीकॉप्टर लेके भाग गया। और ये स्टोरी थी कि फिर वो सड़क के ऊपर लोगों ने उनको पकड़ के वापस लेकर आए गाड़ी के अंदर, डिग्गी के अंदर डाल के, और उनको ऑन टीवी लाइव और नेशनल टीवी उनको गोलियां मार के उसको हस्बैंड और वाइफ को दोनों को उन्होंने दुनिया से फ़ानी कर दिया। इतनी डायर सिचुएशन हर तरफ दिखाई दे रही है, और जब ट्रंप नहीं आया था तो हर दूसरे दिन बाइडेन की तरफ से इस तरह की बातें होती थी कि ताइवान जो है उसके ऊपर चाइना हमला करने वाला है, और हम वहाँ पहुँच रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, पूरा नेटो पहुँच जाएगा। तो जब से ट्रंप आया तब से ताइवान का जिक्र तो मतलब ख़त्म ही हो गया एक तरह से, लेकिन उन्होंने इज़राइल को जो ट्रंप है उसने ऐसी लगता है कि खुली छुट्टी दी है। और वाकई में जब नेतन्याहू ने ये कहा कई दफ़ा कि ट्रंप जो है वो इज़राइल का सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो वाकई में
बज़ाहिर वो धोखा देने के लिए दूसरे ममालिक को, दूसरी एंटिटीज़ को वो कुछ और बातें करता है, और अंदर खाते वो इसराइल को टोटली खुली छुट्टी दे रहा है कि जाओ और इधर भी हमला करो, उधर भी करो और तबाही मचा दो। और यूरोप के तमाम ममालिक जो हैं बड़े बड़े, उनकी तरफ से अक्सर अब ये बात सामने आ गई, कोई आज या कल की भी खबर है कि वो लोग कह रहे थे कि यूरोप को जो है ये जो EU की प्रेसिडेंट है उर्सुला, वो भी कह रही थी कि यूरोप को जो है वो एक डिफाइनिंग मोमेंट पे आ गया और अब जंग की तैयारी करनी पड़ेगी यूरोप को। तो ये लोग अंदर खाते तैयार हैं, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि जो ग्लोबल हेजेमनी इन्होंने कायम रखी है 100 साल 200 साल से, हर एक के ऊपर अपने रोब और हर एक से एक्सटॉर्शन करना और हर एक को लूटना कौमों को, ये अब वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि किसी और को भी कुछ ना मिले और हम एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वॉर सिनेरियो को ले आएँ, और मतलब बहुत ही तकलीफ़ देह होगी ये बात हम सब के लिए। और जो हमारी लाइव्स हैं, ज़िंदगियाँ, जैसे मतलब द वे वी नो, वैसा अब दुनिया नहीं रहने वाली अगले आने वाले सालों में शायद। With that, I'd like to say Allah Hafiz to all our viewers. It's late in the night. And thank you for everyone who has been watching our live stream, who's going to watch this live stream after it airs. And we always love and appreciate all of our guys who are commenting. And obviously, we love your opinion. Please do comment and give your opinion. And also do like, share, and subscribe our live streams as much as possible, because it's like a free way to support this channel, to make us grow. And with that, I thank all of my viewers for being here, and you make all of our live streams very special. With that, thank you, Allah Hafiz, and bye-bye. Allah Hafiz.